हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 43 है फ्रॉम चैप्टर 8 एचसी वर्मा। बट एचसी वर्मा के अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये उसी रिगार्ड में है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि वर्क एंड एनर्जी से प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जेई मेंस और एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़े ऐसे थे जो बताने लायक थे, मतलब जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे और मुझे ऐसा लगा कि बताना है। और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। तो आप गाइस ट्राई करना उनको, और इनके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आपसे नहीं हुए तो मुझसे पूछना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वीडियो इस रिगार्ड में, आगे और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा जिसमें कि मैं जेई मेंस और एडवांस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसके अलावा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिया है वो जेई मेंस 2020 से है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दैट अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, यहाँ से स्लिपिंग डाउन मतलब ये ब्लॉक जो है नीचे करना स्लिप स्टार्ट किया ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ए बी। ए बी एक इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा इंक्लिनेशन का। अभी कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन बी सी है पहले वाला दैट इज स्मूथ एंड द रिमेनिंग सेक्शन सी ए जो सी ए है दैट इज रफ विद अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। ऐसा गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, ऐसे एक्चुअली में म्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सी टू ए का, और बी टू सी जो है दैट इज स्मूथ है वो। तो कह रहा है इट इज़ फाउंड दैट द ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेज द बॉटम। जैसे ही पॉइंट ए पे ब्लॉक पहुंचा तो वो रेस्ट पे आ गया ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसा गिवन है। और एक और रिलेशनशिप गिवन है दैट बी सी, ये जो बी सी है यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 2ac, ये एक रिलेशनशिप गिवन है। तो बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू के टैन थीटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कुछ एक ऐसा रिलेशनशिप गिवन है। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वेल C2A करता है क्योंकि B to C तो स्मूथ है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो वहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ K इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? तो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है गाइज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है, मतलब एक कन्फ्यूजिंग करने के लिए आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसमें ऐसा बना दिया गया कि B to C स्मूथ है, C2A फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन का भी रिलेशनशिप जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वो K tan थीटा है। तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, कुछ ऐसा किया गया है। तो इसको आप सोचोगे कैसे गाइस? पहले खुद से सोचो इस क्वेश्चन को कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखना सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, मैं एक ही चीज जानता हूँ यहाँ पे, वर्क एंड एनर्जी। वी नो वर्क एंड एनर्जी, हमें वर्क एंड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि ये बहुत ईजिली सॉल्व कर देगा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो बी पॉइंट पे अगर मैं इसकी एनर्जी देखूँ और ए पॉइंट पे अगर मैं इसकी एनर्जी देखूँ, तो बी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे डेटम लेता हूँ, ए पॉइंट पे दिस इज डेटम, आई एम कंसिडरिंग दिस इज डेटम, यहाँ पे डेटम कंसिडर करता हूँ, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करता हूँ। तो बी पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है वो। और ए पॉइंट पे एट लास्ट वो रेस्ट पे आ गया, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेज द बॉटम दैट इज पॉइंट ए ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो वहाँ पे भी रेस्ट पे आ गया और वहाँ पे डेटम हमने लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली एनर्जी जीरो है, नो एनर्जी, बट यहाँ पे एनर्जी है कुछ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस्ट हो रहा है। कहाँ पे? बी टू सी पे तो लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे स्मूथ है, मामला स्मूथ है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है जो एनर्जी को लॉस्ट करे। तो बात आती है C2A पे, तो C2A पे क्या है? फ्रिक्शन है। तो वही फ्रिक्शन है जो कि इस पूरे एनर्जी को लॉस करवा रहा है इस मोशन के दौरान। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी। अब जस्ट आपको इसको इन सब इक्वेशंस के तरीके से रखना है और जस्ट आंसर लाना है व्हाट विल बी K। तो देखो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले अगर मैं B पे एनर्जी लिखूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मानूंगा, हाइट मानूंगा, और यहाँ से ऐसे बाइफर्केट करूँगा ताकि ये भी थीटा होगा यहाँ पे एंगल। तो ये जो हाइट होगा बेसिकली ये क्या होगा? BC साइन थीटा होगा यहाँ तक। अगर मैं इस पॉइंट को D कंसिडर करूँ तो BD क्या होगा? BC साइन थीटा होगा, इस ट्राइंगल से दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल से। और वैसे ही ये वाला ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँगा तो CE इसको कंसिडर करो, दैट विल बी यहाँ पे CE जो होगा वो बेसिकली इसके इक्वल होगा, और ये कितना होगा? AC साइन ऑफ थीटा होगा। तो ये हाइट मिल गया हमें। दिस इज बेसिकली द हाइट फ्रॉम द डेटम ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है वहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आप लिख लोगे। अगर मैं मास m कंसिडर करूँ तो mgh, h कितना होगा? BC प्लस ऑफ AC साइन थीटा। ये इजीली आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस इज BC, दिस इज AC, और साइन थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया है। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस्ट हो रहा है CA में। तो CA में क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा बेसिकली? दैट विल बी म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल होगा फ्रिक्शन। अब नॉर्मल देखो कैसे निकालोगे आप, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज mg, डायरेक्टली नीचे मतलब वर्टिकली डाउन इज mg, बट उसका जो एक कंपोनेंट है mg cos थीटा दैट इज बेसिकली नॉर्मल। ये mg cos थीटा बेसिकली नॉर्मल होगा,
और mg साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो इसको इधर मूव करवाएगा, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो mg cos थीटा है दैट इज़ बेसिकली नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे म्यू mg cos थीटा लिखूंगा क्योंकि mg cos थीटा इज़ नॉर्मल और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब BC या CA इसमें से क्या लोगे, तो BC तो स्मूथ है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको CA लेना पड़ेगा। तो यू नीड टू राइट हियर AC और CA। अभी यहाँ पे BC और CA, तो देखो इसलिए रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है BC इज टू 2AC, ताकि AC AC दोनों साइड आ जाए, कैंसिल हो जाए। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, BC प्लस ऑफ AC, BC इज वॉट 2AC, सो 2 ये हो जाएगा 2AC एंड 1AC दैट इज़ 3AC, तो मल्टीप्लाइड बाई 3AC साइन ऑफ थीटा यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई AC। सो AC AC कैंसिल आउट हो गया और mg भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो 3 साइन थीटा cos थीटा नीचे आ जाएगा दैट इज tan थीटा, सो 3 tan थीटा इज इक्वल टू बेसिकली म्यू। ये था आपको क्वेश्चन। अभी म्यू इज इक्वल्स टू k tan थीटा गिवन है, दोनों को कंपेयर करो, k कितना है 3 आया, दैट इज बेसिकली द आंसर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ज़्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन, बट थोड़ा आपको बाइफर्केट करके चलना था। यहाँ पे दो केसेस को अलग अलग बाइफर्केट करके चलना था और क्वेश्चंस में सारी चीज़ें गिवन थी, तो जैसे आपको उसको पढ़ना था और केयरफुली चलना था, तो एट लास्ट आप k की वैल्यू 3 निकाल लोगे। तो यहाँ पे गाइज आपको जस्ट ये देखना था कि जो एनर्जी हमारे पास इनिशियली वो कहाँ डिसिपेट हो रही है, तो दैट इज़ बेसिकली डिसिपेटेड बाय द फ्रिक्शन, इसीलिए मैंने उसको फ्रिक्शनल वर्क डन के इक्वल लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि और कोई एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन था वो, दैट इज बेसिकली द डिसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव फोर्स ओवर हियर, तो इसलिए ऐसे करके के निकाल लिया गाइस। बहुत ही अच्छा सवाल था। अभी चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019 और ये क्वेश्चन है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास m जो यहाँ पे रखा हुआ है केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया जाता है, u इज इक्वल्स टू 0 विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g/2 अपवर्ड। जो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज g/2 अपवर्ड यहाँ पे गिवन है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन on block in time t is, we need to find the work done by normal reaction के कारण work done on block in time t। तो normal reaction के कारण work done निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे force balance करते हैं, this is what mg and this is what normal। ये normal हुआ, ये mg हुआ, इसकी acceleration है g/2, तो यहाँ से relationship लिखो normal minus of mg that is equals to mg/2। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से मैं कैसे इक्वेशन लिखा। तो अगर आपको डिफिकल्टी यहाँ पे समझने में तो आप लॉज ऑफ मोशन फिर से देखना, वैसे बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्टी होगी यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल एंड दीज टू फोर्सेज लाइक mg और ये एक्सेलरेशन। यहाँ से नॉर्मल कितना निकल गया अपना, दैट इज 3 mg/2, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल। और यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, टाइम t पे हमें निकालना है वर्क डन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t। सो यहाँ पे टाइम t गिवन है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू ut, u 0 है, हाफ a इज वॉट g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, gt²/4 इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है। और फोर्स भी हमें पता चल गया ना, नॉर्मल इज 3 mg/2। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रही है बिकॉज एक्सेलरेट ही ऊपर कर रहा है। तो जस्ट आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है, 3 mg/2 मल्टीप्लाइड बाई gt²/4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया आपके पास ये, ये आपके पास आ गया 3mg²t²/8, दैट इज बेसिकली द आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, 4 × 2 = 8, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में 8 है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था गाइज, बट मुझे यहाँ पे ऐसा थोड़ा लगा कि लॉज ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो आपको इक्वेशन लिखना है जो मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में। तो इक्वेशन काफ़ी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जस्ट मैं इसको डिस्कस इसलिए किया क्योंकि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्सअप किया था और थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व था यहाँ पे, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है बेसिकली जेईई एडवांस 2013 और इसके बाद वाला 2019 से है। तो जेईई एडवांस देख के ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। मैं अभी डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय फोर्स, फोर्स गिवन है। फोर्स कितना बेसिकली गिवन है हमें, वेक्टर के फॉर्म में, देखो आई कैप जे कैप है, दैट इज के, कोई एक कांस्टेंट है, x/x² प्लस ऑफ y² टू द पावर 3/2, दिस इज आई कैप प्लस y/x² प्लस y² टू द पावर 3/2, दैट इज जे कैप। ये फोर्स अपने पास है, k being a constant of appropriate dimensions when the particle is taken from the point a, 0 to the point 0, a along a circular path of radius a about the origin in the xy plane। xy plane है हमारे पास, वहाँ पे कोई ऐसा सर्कल है जस्ट सपोज करो, और ये ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन के अबाउट ही ये सर्कल है, और जो पार्टिकल है उसको कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, a, 0, जो सर्कल का रेडियस है दैट इज a है,
तो a,0 यहाँ पे होगा एंड दिस 0, a यहाँ पे होगा। तो इस पार्टिकल को ये पॉइंट a जो कि a,0 है टू b दैट इज़ 0, a है, वहाँ पे ले जाया जा रहा है। ऐसे कुछ ऐसे ये पार्टिकल जा रही है यहाँ पे। तो जब ऐसे ये पार्टिकल जा रही है तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड करना है ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इस फोर्स के कारण। तो सबसे पहले तो ये सर्कल है, यू ऑलरेडी नो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मैं ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको ये वाले सर्कल का इक्वेशन आता हो, क्योंकि ये बहुत ईजी है। दिस इज देखो ओरिजिन पे है इसका सेंटर एंड रेडियस इज व्हाट, दैट इज a। सो इसको आप जस्ट लिखोगे x² प्लस ऑफ y² इज इक्वल्स टू a²। दैट इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इस केस में, जहाँ पे रेडियस है, ओरिजिन सेंटर है। तो वहाँ से आप x² प्लस ऑफ y² इज इक्वल्स टू a² को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा। तो फोर्स को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, x अपॉन दिस इज x² प्लस ऑफ y², a² होगा, a² टू द पावर 3/2 है, 2 कैंसिल आउट होगा, a³ हो जाएगा लाइक दिस, a³ i कैप प्लस ऑफ y अपॉन a³ j कैप। अभी फोर्स अपनी ये हो गई, सिंप्लीफाई हो गया अपना फोर्स, दिस इज बेसिकली द फोर्स। तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। फोर्स अपने पास ये है x अपॉन a³ i कैप प्लस y अपॉन a³ j कैप। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप जस्ट यहाँ से f.dr फाइंड करो, उसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम दिस पॉइंट a टू दैट पॉइंट b, ऐसे आप इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेशन का क्या लिमिट लगाओगे, x पे a to 0, y पे 0 to a ऐसे लगाओगे यहाँ से। और dr क्या होगा, बेसिकली dx i कैप प्लस ऑफ dy j कैप, ये अपने पास dy होगा, आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, वहाँ से निकालोगे। तो ऐसे भी आपकी आंसर आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ क्या सोचने वाली बात है, अपने पास ये सर्कल है, पार्टिकल अपना कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेल पॉइंट a टू पॉइंट b जा रहा है, दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, यहाँ से यहाँ जा रहा है। जो अपने पास फोर्स है वो बेसिकली k x अपॉन a³ i कैप प्लस y अपॉन a³ j कैप, कुछ इस प्रकार से है, दैट इज i कैप प्लस ऑफ j कैप, ऐसा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि अगर आपके पास देखो ये ओरिजिन है तो i कैप मतलब इस तरफ, j कैप मतलब इस तरफ, तो रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास फोर्स वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। मतलब i कैप कुछ इस तरफ होगा, j कैप कुछ इस तरफ होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा दैट इज आउटवर्ड, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो जो फोर्स है ये बेसिकली वो रेडियल डायरेक्शन में है, आपको ऐसे करके दिखना चाहिए, आपको इमेजिन होना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया, बट आपको जस्ट फोर्स को देखते ही ये पता होना चाहिए कि i कैप प्लस ऑफ j कैप है, तो जो डायरेक्शन है फोर्स का वो रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी। बट ये जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, जिसकी हमें वर्क डन निकालनी है, वो a टू b मूव कर रहा है, दैट इज़ वो कुछ ऐसा मूव कर रहा है, सर्कल के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वहाँ से आप अगर डायरेक्शन निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, तो दैट विल बी द टैंजेंट टू द सर्कल, वो सर्कल का टैंजेंट होगा जिधर वो डिस्प्लेस कर रहा है। हर एक पॉइंट पे आपको सर्कल का टैंजेंट बनाना पड़ेगा, तभी आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे आपको रेडियली आउटवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको क्लियर होना चाहिए, फोर्स जो है रेडियली आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंशियल है, और रेडियली आउटवर्ड और टैंजेंट जो है दोनों एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। तो फोर्स इज आउटवर्ड, दैट इज फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो ये दोनों ऐसा है, तो f.dr आप जैसे निकालोगे किसी भी पॉइंट पे निकालोगे दैट विल बी 0, बिकॉज ये क्या होता है, f.dr इज f का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई dr का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90, एंड वी नो दैट cos 90 इज 0, तो cos 90 0 है। दैट्स वाई आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इसकी वर्क डन निकालोगे इस फोर्स के साथ जो कि रेडियली आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है टू द सर्कल, तो वो 0 ही आएगा। इसलिए अल्टीमेटली जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 0 होगा। तो ये आपको क्वेश्चन जस्ट देख कर समझना चाहिए कि डायरेक्शन जो फोर्स का है रेडियली आउटवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल है। दैट्स वाई दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है एंड वी नो दैट cos 90 इज 0, दैट्स वाई जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे है। दूसरा, आप ऐसे भी निकालोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देख कर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है वो बात। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ पार्टिकल इज मूव्ड अलॉन्ग अ पाथ, दिस AB, देन BC, then CD, this one, then DE, and then EF, and then FA, like this। मतलब देखो AB है सबसे पहले, A to B, then B to C, then C to D, then D to E, E to F, F to A, ऐसे मूव किया शोन इन द फिगर इन प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स गिवन है उसकी प्रेजेंस में, दैट इज अल्फा y i कैप प्लस ऑफ 2 अल्फा x j कैप। इस फोर्स के प्रेजेंस में मूव किया, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड अल्फा जो है दैट इज -1 न्यूटन पर मीटर, दैट इज गिवन।
ये गिवन है अल्फा की वैल्यू, दैट इज अ कांस्टेंट। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स विल बी दैट मच जूल्स। आपको वर्क डन निकालना है ऑन दिस पार्टिकल बाय दिस फोर्स एफ वेक्टर। तो यहाँ पे आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है जो आप डायरेक्टली सोचोगे और आंसर आ जाएगा। आपको हर एक पाथ के लिए निकालना पड़ेगा वर्क डन, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। जैसे ए टू बी हॉरिजॉन्टल है तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए निकालना पड़ेगा वर्क डन, फिर बी टू सी इज़ वर्टिकल, देन वर्टिकल के लिए, फिर सी टू डी इज़ अगेन हॉरिजॉन्टल, देन डी टू ई वर्टिकल, ई टू एफ हॉरिजॉन्टल, देन एफ टू ए वर्टिकल। तो आपको ऐसे करके वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वो सिंप्लिसिटी के लिए देखो आपको क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमें पता है एफ डॉट डी आर इज़ बेसिकली वर्क डन, दिस वर्क डन, ये है हमारे पास वर्क डन। तो सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। आपके पास एफ वेक्टर है, डी आर वेक्टर क्या होगा? दैट विल बी बेसिकली डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस ऑफ डी वाई ऑफ जे कैप। ये आपके पास डी आर वेक्टर होगा। तो यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, अल्फ़ा वाई आई कैप प्लस ऑफ 2 अल्फ़ा एक्स जे कैप। ये आप डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका डी एक्स आई कैप के साथ और डी वाई जे कैप के साथ, लाइक दिस। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा? वैल्यू होगा अल्फ़ा वाई डी एक्स प्लस ऑफ 2 अल्फ़ा एक्स डी वाई। ये होगा अपने पास। तो ये x डायरेक्शन में होगा, ये y डायरेक्शन में होगा, ऐसे सोच लो। मतलब जब आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना है तो आप ये वाली लोगे, जब वर्टिकल डायरेक्शन में करना है मूव तो ये वाली लोगे। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल वाली क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जब कंप्लीटली वर्टिकल डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो x जो होगा वो कांस्टेंट होगा। x विल बी व्हाट? कांस्टेंट। जब कंप्लीटली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करोगे तो dx जो होगा चेंज इन x दैट विल बी जीरो। तो वो कंप्लीटली इंटीग्रेशन को जीरो कर देगा, इसलिए मैं x डायरेक्शन में सिर्फ इसको कंसिडर करूंगा। सिमिलरली आप x डायरेक्शन में लोगे तो y कांस्टेंट होगा, तो y कांस्टेंट होगा तो dy जीरो हो जाएगा। तो dy जीरो हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन को कुछ लेने का मतलब नहीं है। इसलिए फॉर हॉरिजॉन्टल ये कंसिडर करेंगे हम फॉर हॉरिजॉन्टल, एंड फॉर वर्टिकल वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस इज़ फॉर वर्टिकल। ऐसा हम कंसिडर करेंगे और तब इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए टू बी देखते हैं। ए टू बी क्या है अपने पास? दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, तो हमें ये वाली कंसिडर करनी है। तो ए टू बी में y की वैल्यू क्या है? वेल अल्फा सेम आ गया, y जो है दैट इज़ 1 है, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ? वेल x बेसिकली 0 to 1। तो x जब 0 to 1 होगा दैट विल बी 1 माइनस ऑफ 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सिंपली तरीके से, इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट करता जाऊँगा, आप समझना। अल्फा बाहर आ गया, y बाहर आ गया, बट y की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए दैट विल बी 1। और dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ 1। उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? वेल देखो a पे जो है x की वैल्यू वो 0 है, तो 0 से वो जा कहाँ रहा है? फाइनल इनिशियल इज 0, इनिशियल x इज 0, a पे जो x है दैट इज 0 है, फाइनली b पे जा रहा है, b पे x कितना है? 1 है। तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 1 एंड x इज 1 माइनस ऑफ 0 दैट इज 1। सो दैट विल बी, इसको मैं ऐसे लिखा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो दैट इज़ फॉर ए बी। वैसे ही अभी बी सी के लिए मैं लिखूँगा तो सिर्फ क्या कंसिडर करूँगा? सिर्फ मैं ये वर्टिकल वाला कंसिडर करूँगा। सो 2 अल्फा x बाहर आएगा, x कितना है बी सी पे? दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई कहाँ से कहाँ जा रहा है? डी वाई का इंटीग्रेशन अगेन y हो जाएगा। y कहाँ से कहाँ जा रहा है? y देखो b पे 1 है और c पे 0.5 है, तो इनिशियली 1 है, बाद में 0.5 है, तो 0.5 माइनस ऑफ 1 होगा, दैट इज़ माइनस ऑफ 0.5 होगा। यहाँ पे माइनस क्यों होगा? क्योंकि इनिशियली y बड़ा है और बाद में y छोटा हो रहा है, दैट्स वाई माइनस 0.5। आप इंटीग्रेट करके देखना, ऐसे dy लोगे यहाँ पे तो उसका y होगा इंटीग्रेशन, दैट विल बी फ्रॉम 1 to 0.5। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दैट इज़ 0.5 माइनस ऑफ 1, दैट्स वाई दिस इज़ माइनस ऑफ 0.5, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। फिर आप C to D जा रहे हो, C to D अगेन हॉरिजॉन्टल है, तो आपको ये लेना पड़ेगा अल्फा इंटू वाई कितना है इस बार? दैट इज़ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई x अभी डिक्रीज हो रहा है, तो x इनिशियली 1 था, बाद में 0.5 हुआ है, दैट इज़ माइनस ऑफ 0.5 फॉर C to D। फिर आप D to E देखोगे, D2 इज़ वर्टिकल अगेन, सो 2 अल्फा इंटू x कितना है? दैट इज़ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई y जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0.5 to 0 जा रहा है, तो इनिशियली 0.5 है, बाद में 0 है, तो इसलिए माइनस ऑफ 0.5 होगा, दैट इज़ फॉर D2E। अभी उसके बाद E2F है, E2F में क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो आप अल्फा इंटू वाई लोगे। अभी y कितना है यहाँ पे? वेल यहाँ पे देखो y 0 है, E2F में क्या है? y 0 है, तो आपको यहाँ पे ही अल्फा इंटू वाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली O to A आप जाओगे तो देखो 2 अल्फा इंटू एक्स करोगे, क्योंकि ये वर्टिकल है, दैट्स वाई हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे x कितना है? तो x यहाँ पे 0 है, तो दैट विल बी 0, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो O to A में क्या है? x 0 है, और E2F में क्या है? y 0 है, दैट्स वाई ये दोनों इंटीग्रेशन 0 हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में पहले ही y और यहाँ पे x है, तो जब x और y की वैल्यू ही 0 हो गई तो वो पूरा इंटीग्रेशन ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो ये दोनों हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे दैट इज़ नथिंग बट अल्फ़ा, यहाँ से निकालोगे दैट इज़ माइनस ऑफ अल्फ़ा, यहाँ से निकालोगे दैट इज़ माइनस ऑफ 0.25 अल्फ़ा,
और यहाँ से निकालोगे दैट विल बी माइनस ऑफ 0.5 अल्फ़ा। इतने आपके पास आए। ये सबको आपको क्या करना है, ये सबको आपको समेशन करना है, क्योंकि वर्क डन निकाल रहे हैं हम, तो सबको समेशन करना है। साइन पहले ही हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पे समेशन करोगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा समेशन करोगे तो ये दोनों ऐसे ही जीरो हो जाएगा। बात आती है 0.25 अल्फ़ा माइनस ऑफ 0.5 अल्फ़ा, दैट विल बी 0.75 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ गिवन एज माइनस ऑफ 1, तो जब आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 0.75 जूल्स हो जाएगा अपने पास आंसर। दैट विल बी बेसिकली आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था गाइज, आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके सोचना पड़ेगा, कोई भी डायरेक्ट वे नहीं था इसको सॉल्व करने का, तो आपको एक एक पाथ कंसिडर करना था, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व करना था। तो आप ऐसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, पहले आपको पता है कि F.dr इज बेसिकली वर्क डन, तो वैसे सिंप्लीफाई कर लो, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे मैंने किया यहाँ पे वैसे प्रोसीड करो, तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये गाइस थी इस वीडियो के 4 क्वेश्चंस के बारे में जो कि मुझे अच्छे लगे, ऑल्दो बहुत ही टफ नहीं थे ये सब, बट थोड़े थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे जो बच्चे जनरली एग्जाम्स में गलती कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और भी अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस और एडवांस के साथ मिलेंगे गाइज। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।